आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने लश्कर के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है, जिसमें श्रीनगर में कुछ दिन पहले बिहार के एक मजदूर वीरेंद्र पासवान को मारने वाले आतंकी भी शामिल है। दरअसल कल शाम को ही सुरक्षा बल को शोपिया जिले के इमाम साहब क्षेत्र के तुलरान में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके को घेरा। आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकवादियों को पहले सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन जवाब में आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बल को आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर आज उनके घर भेजे जाएंगे। शहीद जवानों में एक यूपी, एक केरल, 3 पंजाब के रहने वाले थे। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह कपूरथला पंजाब के रहने वाले थे। नायक मनदीप सिंह गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले थे। सिपाही गज्जन सिंह रोपड़ पंजाब के रहने वाले थे। सिपाही सरज सिंह शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले थे और सिपाही वैसाख एच कोल्लम केरल के रहने वाले थे। आज सभी के पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उनके घर भेजे जाएंगे। पुंछ में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर आतंकी संगठन ने इस बात का ऐलान किया। पुंछ में शहीद हुए जवान जसविंदर सिंह पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे। जसविंदर की शहादत की खबर सुनकर परिवार में कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शहीद जसविंदर सिंह के परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। बताया गया कि जसविंदर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। जसविंदर सिंह के शहीद होने की खबर सुनते ही पूरे गांव में मातम पसरा नजर आया। हमें बहुत ज्यादा दुख होया। बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। छोटे छोटे बच्चे 5 महीने पहले ना दे पिता की डेथ हो गई। पुंछ में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह गुरदासपुर पंजाब के रहने वाले थे। मनदीप सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरे गांव में मातम पसर गया। सबको मनदीप की शहादत पर गर्व है, लेकिन उनके जाने का दुख भी है। मनदीप के परिवार में उनकी बुजुर्ग मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। मनदीप का पहला बेटा 4 साल का है, दूसरा बेटा सिर्फ 39 दिन का है। मनदीप के 2 भाई हैं, जिसमें एक सेना में है। छोटे बच्चा बड़ा शेद देश ली शहीदी पा गया जे। ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सरज सिंह यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सरज सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया। सरज सिंह के 3 भाई हैं, तीनों ही सेना में हैं। सरज सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। सरज सिंह की मां ने उनकी शहादत पर गर्व तो जताया, लेकिन अपने बेटे को खोने का दर्द उनकी आंखों में साफ नजर आया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरज सिंह की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। ये बहुत फख्र हो रहा है कि देश लिए वो शहीद हुए हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है कि मैं भी देश की रक्षा करूं, उनके आतंकियों जाके बदला लूं। उनका पता चला कि शहीद हो गए, बहुत दुख हुआ इस बात का। हम लोग तभी यहाँ पर आए, अभी से वहीं यहीं पे हैं जब से पता चला। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हुए, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू के पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की घेराबंदी करने पहुंचे और आतंकियों के खिलाफ सेना का यह ऑपरेशन एक बड़ी जंग में बदल गया। सुबह से मुठभेड़ जारी है और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है। पुंछ के जिन जंगलों में आतंक के खिलाफ ये जंग शुरू हुई वो बेहद घने हैं। बताया जा रहा है कि पुंछ में लगने वाली भारत और पाकिस्तान की सीमा से कुछ आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। सेना ने खबर मिलते ही आतंकियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। सेना की हलचल दिखते ही आतंकी जंगल में छिप गए और हमले की तैयारी करने लगे। मौका देखकर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए।
लेकिन 5 जवानों की शहादत की खबर आते ही सेना की कई टुकड़ियां मौके पर पहुंच गईं। पुंछ तक पहुंचने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया और हर संदिग्ध गाड़ी की चेकिंग की जाने लगी। पूरे जंगल की घेराबंदी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं और जंगल में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाने लगी। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन 5 जवानों की शहादत की खबर ने देश को बेचैन कर दिया। और जम्मू में डोगरा फ्रंट के जवान सड़कों पर उतर आए। जवानों के बलिदान की खबर ने लोगों को अभिनंदन की याद दिला दी। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान से दोबारा सख्ती से निपटने का वक्त आ गया है। आर्या पार का युद्ध लड़ो, तब जाकर के समस्याओं का समाधान होगा। आर पार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को मरवाते रहेंगे। तिरंगे झंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग घंटों तक नारेबाजी करते रहे। शहर के एक अहम चौराहे पर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला फूंका। पुंछ में 5 जवानों के शहीद होने पर अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने गहरा दुख जताया और केंद्र सरकार से कड़ा एक्शन लेने की मांग की। बड़ा दुख है, जिवें माहौल हुण खराब होने लग गया। आई थिंक स्ट्रॉन्ग एक्शन शुड बी टेकन। प्रधानमंत्री ने यूके के पीएम से बात की। पीएम मोदी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। इसमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यात्रा नियमों में ढील और अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ब्रिटेन के यात्रियों पर कोरोना की वजह से लगाई गई भारत की सख्ती के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत रही। दिल्ली में चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 661 किलो गांजा बरामद किया गया। इस गांजे की खेप को ड्राइवर की सीट के पीछे एक खास जगह पर छिपाया गया था। इस मामले में ओडिशा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपियों का नक्सलियों से जुड़े होने का शक भी जताया गया। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे जबकि डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। इससे पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 44 पैसे हो गई और डीजल की कीमत 93 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। राजस्थान सरकार ने कोरोना से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। इनमें वहां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दे दी गई, जिनमें कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगवा चुके लोग भी शामिल हो सकेंगे। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वीं बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद भारत ने यहां तक चेतावनी दे दी कि अगर रिश्ते नहीं सुधरे तो इसका असर कारोबार पर भी पड़ सकता है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई कोर कमांडर स्तर की 13वीं बातचीत शाम 7 बजे तक चली, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकाला। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीन की नीयत में खोट है। खबर है कि बैठक में भारत ने पूर्वी लद्दाख से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए कई सुझाव दिए, लेकिन चीन किसी सुझाव पर सहमत नहीं हुआ। यही नहीं, उसकी ओर से इस मामले को सुलझाने से जुड़ा कोई प्रस्ताव भी नहीं आया, जिसके मायने ये निकाले गए कि चीन कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा है। वैसे चीन के इस रवैये पर भारत ने कोई नरमी नहीं दिखाई और दो टूक कहा कि अगर पूर्वी लद्दाख का विवाद सुलझा तो ही दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। माना गया कि ऐसा कहकर भारत ने दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार की ओर इशारा किया। गलवान में हुई हिंसा के बाद भारत ने कई कड़े कदम उठाए थे और चीन के 267 ऐप बैन भी कर दिए थे। लखीमपुर मामले के विरोध में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के महाराष्ट्र बंद में कुछ जगहों पर हिंसा हुई। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करने लगी और महाराष्ट्र में बंद बुलाया। लेकिन लखीमपुर हिंसा के विरोध में हुए इस बंद में भी कुछ जगहों पर हिंसा हुई। मुंबई के पास ठाणे में तो शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाविकास अघाड़ी के बंद को कामयाब बनाने के लिए ऑटो वालों को रोकना शुरू कर दिया। यही नहीं, जिन ऑटो वालों ने थोड़ी भी नानुकुर की, उन्होंने उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ठाणे से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि कुछ लोग सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऑटो वालों को रोका। एक ने उन्हें डंडे का डर दिखाया और जो ऑटो वाले नहीं रुके, उनकी शामत आ गई, क्योंकि उन्हें शिवसेना के कार्यकर्ताओं से पिटना पड़ा और ये देखकर पीछे बैठे लोग चुपचाप उतर गए। यही नहीं, मुंबई के विक्रोली में तो सड़क पर जले टायरों का काला धुआं आसमान में उड़ता दिखा। वहां शिवसेना कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर हाईवे बंद करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहां करीब 40 मिनट तक जाम लगा रहा और लोग परेशान हुए, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस पहुंची और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन की तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रास्ता रोकने की कोशिश की।
और सड़कों पर बैठ गए। मुंबई के कांदिवली में तो एनसीपी के प्रदर्शन में शामिल महिलाएं पार्टी के झंडे लेकर रास्ते पर डट गईं। एक महिला तो नारे लगाते लगाते लेट गई। शोरगुल और हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने एनसीपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन सड़क पर बैठे इन लोगों को हटाने में उसके पसीने छूट गए। प्रदर्शन का यही रास्ता मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी अपनाया। वो वर्ली में अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में धरने पर बैठ गई। किस तरीके से किसानों की मौत हुई है लखीमपुर में, उसके विरोध में वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नागपुर में कांग्रेस के लोगों ने रैली निकाली और किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। डोंबिवली में भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैठे प्रदर्शनकारियों को उठा दिया। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बुलाए गए इस बंद को सफल बनाने के लिए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया। और कांग्रेस के नेता राजभवन पहुंच गए। वो वहां राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें उन्होंने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। राज्यपाल की गैर मौजूदगी में उन्होंने उनके सचिव को ज्ञापन दिया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अगुवाई में पार्टी के नेता और कई कार्यकर्ता राजभवन के बाहर पहुंचे, जहां उनकी पुलिस से हल्की झड़प हो गई, क्योंकि पुलिस केवल नेताओं को अंदर जाने देना चाहती थी, कार्यकर्ताओं को नहीं। पुलिस आप देखिए, पुलिस कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ नेताओं को जाने दिया जाए। जिसके बाद लखीमपुर हिंसा के विरोध में राजभवन पहुंचे इन सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। लखीमपुर मामले में सत्ताधारी गठबंधन के इस बंद का कई जगहों पर असर दिखा, जिनमें मुंबई और औरंगाबाद जैसे शहर शामिल हैं, जहां बाजारों में दुकानें बंद रहीं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। इन इलाकों में मुंबई की दादर मार्केट भी शामिल। जहां दुकानों के शटर गिरे रहे, वहां सड़क किनारे लगने वाली सब्जी मंडी भी नहीं सजी। ये यहाँ पे ना सिर्फ कपड़ा मार्केट है, बल्कि सब्जी मार्केट भी है। सबसे मैंने आपको कपड़ा मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो दुकानों के शटर आप देख रहे हैं वो बंद हैं। इसके अलावा बेस्ट की बसों के पहिए भी थम गए और वो बस अड्डे पर ही खड़ी रहीं। औरंगाबाद में भी बंद का असर दिखा और वहां सन्नाटा पसरा रहा। वहीं महाविकास अघाड़ी के इस बंद पर जबानी जंग भी छिड़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये बंद कामयाब बनाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई और लोगों को डराया धमकाया गया। यही नहीं, फडणवीस ने तो ये आरोप भी लगा दिया कि ये सब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसा लगता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसे होती है, उस प्रकार का टेरर तैयार करते हुए ये जो बंद की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं। बीजेपी ने भले ही सवाल उठाए, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस बात पर अड़ी रही कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दें। और वो भी गृह राज्य मंत्री हो, वो पद पे बना रहे, तो ये जांच ढंग से आगे नहीं जा सकती। हमारी मांग है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लखीमपुर पर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन पुलिस को यह रिमांड कुछ शर्तों के साथ मिली। अदालत ने पुलिस के सामने 3 शर्तें रखी, जिनमें पहली शर्त यह कि रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा को किसी तरह से टॉर्चर न किया जाए। दूसरी शर्त यह कि एसआईटी जब भी आशीष मिश्रा को जेल से बाहर निकालेगी तो उनकी मेडिकल जांच होगी, और जब जेल के अंदर वापस भेजेगी तो फिर से उनकी मेडिकल जांच होगी। इसके अलावा तीसरी शर्त यह कि रिमांड के दौरान आशीष मिश्रा के वकील उनसे दूर से बात करें। विरोध के बावजूद ये रिमांड मिल गई है और अब जो 40 सवालों की बात थी कि 40 सवाल पूछा था पुलिस ने, अब पुलिस के सवालों की फहरिस्त और लंबी हो जाएगी। लखीमपुर में मारे गए किसानों को आज अंतिम अरदास दी जाएगी। इस मौके पर लखीमपुर के तिकोनिया में आज काफी लोगों की जुटने की उम्मीद है। प्रियंका गांधी भी अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए आज लखीमपुर जा सकती हैं, तो वहीं राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, जयंत चौधरी समेत कई नेता आज अंतिम अरदास में शामिल होंगे। वहीं आज लखीमपुर में काफी संख्या में किसानों के पहुंचने की आशंका को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है और रास्ते में कई बैरिकेड लगाकर सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटी है। लखीमपुर केस में जेल में बंद आशीष मिश्र को एसआईटी की टीम आज रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। कोर्ट ने कल आशीष मिश्र को 3 दिन के लिए एसआईटी की रिमांड पर भेजा था। कल दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 3 शर्तों के साथ आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड मंजूर की थी। कोर्ट ने पहली शर्त रखी थी कि पुलिस आशीष मिश्र को प्रताड़ित नहीं करेगी, तो वहीं दूसरी शर्त में कोर्ट ने आदेश दिया था कि आशीष मिश्र के वकील पूछताछ के समय उनके साथ रह सकते हैं, लेकिन वो दूर रहकर उन पर नजर रख सकते हैं। जबकि तीसरी शर्त में कोर्ट ने पुलिस को आशीष मिश्र को रिमांड में लेते समय और वापस जेल में दाखिला करवाते समय मेडिकल करवाने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सितंबर के रुखसत होते ही
सर्दियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। शोपियां और गुलमर्ग समेत ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। देर रात वहां बारिश भी हुई, जिसके बाद तापमान गिर गया। लेकिन कश्मीर की हसीन वादियों को देखने पहुंचे सैलानियों की खुशी बढ़ गई। सबसे खूबसूरत नजारे गुलमर्ग में नजर आए, जहां बर्फबारी के बाद जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। पर्यटक बर्फबारी के बावजूद घूमने निकले और ठंड का मजा लेते दिखाई दिए। अच्छा लग रहा है, काफी स्नोफॉल लाइफ में पहली बार देखी है, काफी अच्छा मौसम है। कुपवाड़ा में तो जहां तक नजर गई बर्फ की सफेदी ही नजर आई। मकानों की छतों और पेड़ों पर बर्फ की मोटी परत दिखी। यही नहीं, जमीन पर बर्फ बिछ जाने से सड़कों और मैदान का पता लगाना मुश्किल हो गया। बर्फबारी का ऐसा ही खूबसूरत नजारा शोपियां के मुगल रोड पर भी दिखा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की वजह से पूरे उत्तर भारत में तापमान गिरने की उम्मीद जताई गई। परमाणु तकनीक तस्करी के लिए कुख्यात पाकिस्तान का एक और कबूलनामा दुनिया के सामने आ गया। सेना से रिटायर हुए जनरल अमजद शोएब ने कबूल किया कि देश हित में परमाणु हथियार की तकनीक ईरान, लिबिया और उत्तर कोरिया को बेची गई। इससे पहले पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का तकनीक चोरी छुपे बेचने के पर उन पर आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया था। वो भी मुल्क के मुफादात के लिए, तो आपने पैसा उससे जनरेट किया, लीबिया से, ईरान से, वो आपको प्रोग्राम के लिए चाहिए था, आपके पास था नहीं। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन उस वक्त स्केपगोट एक ही शख्स को बनाया गया। अगर डॉक्टर एक्यू खान को इंटेरोगेशन के लिए हवाले किया जाता तो वो पूरा किस्सा खोल देते। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। वहां कब्रिस्तान की जमीन पर मौजूद सैकड़ों झुग्गियों को प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसके लिए प्रशासन की टीम पूरे दलबल के साथ डासना इलाके में पहुंची और उसने कब्रिस्तान की जमीन पर बनी झुग्गियों को ढहा दिया। इस काम के लिए खुदाई करने वाली कुछ मशीनों को लगाया गया, जिन्होंने देखते ही देखते वहां मौजूद सैकड़ों झुग्गियों और कुछ पक्की इमारतों को जमींदोज कर दिया। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई का वहां रहने वाले कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया, मगर इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने लोगों से झुग्गियों को खाली करने की अपील की। ये जगह जो है सरकारी कब्रिस्तान की है और इस जमीन को खाली कराया जाना है। इस अपील के बाद कुछ ने तो झुग्गियां खाली कर दी, जबकि जिन लोगों ने प्रशासन का आदेश नहीं माना उनके खिलाफ सख्ती बरतनी पड़ी। इस दौरान कोई हंगामा न हो, इसके लिए वहाँ पुलिस की भारी तैनाती भी नजर आई। दोहा में अमेरिका और तालिबान की बैठक हुई। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका के एजेंडे में आतंकवाद और सुरक्षा अहम रहे। साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि तालिबान को शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई करने के आधार पर परखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो दिल्ली में रणदीप सुरजेवाला और हरीश रावत की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले यशपाल आर्य की राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई। उत्तराखंड की जनता के लिए एक व्यापक बदलाव का संकल्प लिया है। महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। इससे पहले क्वालिफायर में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हराया। मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई को 13 रन चाहिए थे और इस दौरान धोनी ने 3 शानदार चौके लगाकर 2 गेंद बाकी रहते ही अपनी टीम को जीत दिला दी। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती के आर्यन खान पर किए एक ट्वीट पर बीजेपी हमलावर हो गई। महबूबा मुफ्ती ने आर्यन खान पर एनसीबी की कार्रवाई को उनके मुसलमान होने से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती तो षड्यंत्रकारी हैं। पूरा देश जानता है कि वो जहर घोलकर राजनीति करती हैं। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे वहां के मूल निवासी पुलिस से जा भिड़े। असल में चिली के मूल निवासियों की शिकायत अपने देश के संविधान से है, जो उन्हें मान्यता ही नहीं देता। हालांकि अब वहां नया संविधान बनाने का काम चल रहा है। साथ ही उनकी मांग यह भी है कि बरसों पहले सरकार ने उनसे उनके पुरखों की जो जमीन छीनी थी उसे उन्हें लौटाया जाए। इसलिए अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजधानी सैंटियागो में चिली के सैकड़ों मूल निवासियों ने झंडा बुलंद कर दिया। प्रदर्शनकारी मार्च निकालने के लिए अपने घरों से निकल पड़े, लेकिन पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धज कर मानो उनका कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। नाच गाकर ढोल बजाकर वो अपना हक मांगते नजर आए।
लेकिन जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो उन्होंने हाथ में थामे बांस के डंडे ही अपना हथियार बना लिए। पुलिस ने भी पूरा दम लगा दिया। उसने मूल निवासियों पर पानी की बौछार भी की और दनादन आंसू गैस भी छोड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी आंसू गैस छोड़ने वाली पुलिस की गाड़ी पर ही टूट पड़े। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसमें गाड़ी का टायर ही पंक्चर दिखा। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड तक फूंक दिया और तो और पुलिस पर पटाखे तक छोड़ दिए। चिली के ये मूल निवासी वो लोग हैं जिन्होंने पहले स्पेन की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर चिली को आजादी मिलने के बाद उसकी सेना से भी लोहा लिया। अपनी स्वायत्तता के लिए हर बार मोर्चा खोलने की उसी हिम्मत का जश्न मनाने के लिए चिली के मूल निवासी मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उनकी पुलिस से झड़प हो गई। मुंबई के एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर जासूसी का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने महाराष्ट्र के डीजीपी से की है। हालांकि इस पर जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाही तो वो टिप्पणी करने से बचते दिखे। हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले की जांच समीर वानखेड़े और उनकी टीम कर रही है। इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के बाद से समीर वानखेड़े एक बार फिर चर्चा में हैं। पिछले साल भी जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स एंगल सामने आया था तब भी समीर वानखेड़े का नाम चर्चा में था। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे कुछ किसानों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। किसानों की मांग है कि नोएडा अथॉरिटी ने जिन किसानों की जमीन ली है उन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो उनका गुस्सा भड़क गया और उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वहां पुलिस पहले से मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। इस बीच गुस्साए किसानों ने दफ्तर के बाहर गेट पर ताला जड़ दिया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान कई बार उनके बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन वो लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। बाद में पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की चेतावनी दी। अभियोग पंजीकृत करेंगे और जितने लोग यहाँ पे इस कार्य में शामिल थे, महिला पुरुष सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस हंगामे को सुनकर नोएडा अथॉरिटी के कई कर्मचारी दफ्तर से बाहर आ गए। हालांकि गेट पर ताला लगा होने की वजह से वो अंदर ही खड़े रहे। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक रहे देवेंद्र सिंह राणा और पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाठिया बीजेपी में शामिल हो गए। उन्हें दिल्ली में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप पुरी और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के ही छोटे भाई हैं। देवेंद्र सिंह राणा के नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के बाद 18 और नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी। मित्र देवेंद्र राणा जी और सुरजीत जी ने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। वो अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरकर जालंधर समेत कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में गैंग वॉर की एक घटना हुई है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 2 गैंग के बीच हुई फायरिंग में राधे नाम की एक बदमाश की मारे जाने की खबर है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक राधे 2019 में गैंगस्टर संदीप उर्फ ढिल्लू के साथ गिरफ्तार हुआ था। वहीं दावा है कि ढिल्लू गैंग और टिल्लू गैंग के बीच दोस्ताना संबंध है, जिससे कहीं न कहीं इस हत्या को भी गैंग वॉर से जोड़कर देखा गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के नंबर वाले सिम एक्टिव हुए हैं। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि पीओके में पिछले 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान के नंबर वाले 3000 से ज्यादा सिम एक्टिव हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट की एक चाल है, क्योंकि इस तरह ISI ये मैसेज देना चाहती है कि तालिबान के लड़ाके अब अफगानिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए भी तैयार हैं और उनकी दहशत फैलाने के लिए ही अफगानिस्तान के नंबर वाले ये सिम कार्ड ISI के अधिकारियों और वहां मौजूद आतंकियों को बांटे गए। बताया गया कि पाकिस्तान बर्फबारी शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों की घुसपैठ कराने की तैयारी में है, ताकि वो बड़े हमलों को अंजाम दे सकें। देश के पावर प्लांट्स में कोयले के संकट पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की।
न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अमित शाह ने कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ बैठक की, जिसमें दोनों मंत्रालयों के सचिव और अधिकारी भी मौजूद रहे। असल में कई राज्यों ने अपने यहां बिजली की किल्लत की आशंका जताई है, जिनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के बिजली विभाग ने तो एक प्रेस रिलीज जारी करके लोगों से बिजली की बचत करने तक की अपील कर दी है। लेकिन इस बीच ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने दावा किया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के पावर प्लांट्स में कोयले की कमी इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोयला कंपनियों को बकाया ही नहीं चुकाया। ऐसे में कोयले की सप्लाई के लिए उन्हें पहले कोयला कंपनियों को पिछली पेमेंट करनी होगी। आलोक कुमार ने यह भी बताया कि इस बारे में वो कई बार इन राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। साथ ही ऊर्जा सचिव ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है और हालात बिल्कुल काबू में। यूपी के मिर्जापुर से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां विंध्यवासिनी मंदिर में आग लगने से हड़कंप मचा। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें कुछ ही मिनटों में काली मंदिर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और लोग आग बुझाने में जुट गए। लेकिन संदिग्ध जगह और मंदिर परिसर में धुआं बढ़ने के कारण दमकल कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उसमें काली मंदिर के अंदर राख उड़ती नजर आई, जबकि देवी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई काली मंदिर में ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे और जो वहां मौजूद रहे उन्हें फौरन ही बाहर निकाल दिया गया। उसके ऊपर एसी लगा हुआ था, एसी शॉर्ट सर्किट हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए मंदिर में आरती हुई और फिर नवरात्र के मौके पर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोल दिया गया। त्योहारी सीजन आते ही देश भर में लोग एक बार फिर कोरोना नियमों को भूलकर खरीदारी में जुट गए। देश के अलग अलग शहरों के बाजारों से भीड़ भाड़ की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखाई दिए। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से सामने आई तस्वीर में सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई। यही नहीं, कई लोग तो वहां बिना मास्क के ही दिखाई दिए। भाई साहब मास्क कहाँ है? जेब में रखने के लिए था। नहीं सर। कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिखा, लेकिन उन्होंने उसे सही ढंग से नहीं पहना था। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि सरकार ने तमाम दिशा निर्देश तय किए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए ही आप बाजारों में निकले। दिल्ली के सदर बाजार का हाल तो और भी बुरा था। वहाँ चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आए। कुछ जगहों पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। खरीदारी में लोग इतने खो गए कि उन्हें आसपास की भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। इन हालात में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाजारों में भीड़ लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इसको बिल्कुल देखा जाएगा। हालांकि मौजूदा वक्त में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी नहीं है जो चिंता बढ़ा सके, लेकिन त्योहारों के उत्साह में इस महामारी को हल्के में लेकर लोग अपने साथ दूसरों की भी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी अक्टूबर से लेकर जनवरी तक के महीनों को अहम बताकर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की थी, जिसका कोई असर गुजरात के अहमदाबाद में देखने को नहीं मिला। दिल्ली की तरह वहां भी लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में उमड़ पड़े। ऐसे में कोरोना नियमों का किसी को भी ख्याल नहीं रहा। बड़ों के साथ बड़ी संख्या में वहां बच्चे भी दिखाई दिए, लेकिन नहीं दिखा तो लोगों में कोरोना का डर। ये कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हमें तीसरी लहर को न्योता देने से रोक नहीं पाएगी। अहमदाबाद से सामने आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग गरबा खेलते दिखाई दिए। गुजरात के नर्मदा और सूरत जिलों में भी यही हाल दिखाई दिया। वहां भी गरबा खेलने के जोश में लोग कोरोना नियमों को भूल गए। इसी तरह की तस्वीरें देश के कई दूसरे शहरों से भी सामने आई। पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी कुशीनगर जाएंगे, जहां वो कुशीनगर हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज दोपहर कानपुर के नौबस्ता पहुंचेगी, जिसके बाद वो घाटमपुर से होते हुए हमीरपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी झंडे को आग लगा दी। आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 4 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। अब 13 अक्टूबर को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। पंजाब के कुछ शहरों में पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ते ही केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई।
सरकार ने खेतों में पराली को गलाने वाले घोल के छिड़काव का अभियान शुरू कर दिया, जिसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय खुद नरेला के गांव के खेत में पहुंच गए। आज से ये पराली के ऊपर जो है गलाने के लिए छिड़काव शुरू हो रहा है। गोपाल राय ने दावा किया कि इस साल 4000 हेक्टेयर जमीन पर मुफ्त में इस घोल का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने पराली को जलाने से रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी ऐसा ही अभियान चलाने की अपील की। जिस तरह से दिल्ली सरकार इस घोल का छिड़काव खेतों में करा रही है, उसी तरीके से पंजाब और हरियाणा की सरकारें भी अपने यहाँ इसे शुरू करें। इस अभियान के शुरू होते ही कुछ किसानों के खेतों में घोल की टंकी वाले ट्रैक्टर दौड़ने लगे, तो कुछ लोग पाइप के जरिए भी घोल का छिड़काव करते नजर आए। जिन किसानों ने बीते साल पराली को गलाने के लिए इस घोल का इस्तेमाल किया था, वो पिछले अनुभव से उत्साहित दिखे। पिछले साल डीकंपोजर यूज करा तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे खेती की गुणवत्ता बढ़ी। दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ने पराली को गलाने वाले इस घोल को तैयार किया है।